ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, पहली बात तो ये है, अभी हम ये बात पढ़कर आ गए कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। सर डिस्टेंस पे और मैथ्स पे। मैथ्स में। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन mass and distance, mass of source and distance from source, and distance from source। अब मैंने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अर्थ पर एक स्टोन ले लिया और उस स्टोन का मास मैंने कह दिया एम ओ है। जबकि जब मैंने इसको अर्थ सरफेस पे रखा तो क्योंकि अर्थ सरफेस का जो मास है वो एम ई है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ। और वो मैंने क्यों लिया रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि जो मास है उसका रेडियस इतना स्मॉल है कि उस रेडियस ऑफ अर्थ में ऐड होने के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वही बात है कि मैं कहूँ कि अर्थ का मास 6 एक्सपोनेंट 24 kg है। ठीक है ना। तो फिर मैं रोकूं इस बात को, एक मिनट एक मिनट, क्या इसमें मेरा मास ऐड है? तो कोई कहेगा हाँ जी आप अपना भी ऐड कर लें। तो मैं कहूँगा भाई 80 kg मेरा मैथ ऐड कर दें। तो 80 kg ऐड करने पे क्या मैथ ऑफ अर्थ पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नो सर। इसी वजह से जब हम किसी स्टोन की बात कर रहे होते हैं कि वो स्टोन छोटा सा आपने सरफेस ऑफ अर्थ पे रख दिया, तो उस स्टोन के रेडियस को रेडियस ऑफ अर्थ पे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं। ठीक है। तो दो बॉडीज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम किससे निकालते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालते हैं। तो अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर यहाँ पर लिखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने में मदद देती है और वो कहती है कि एम ओ एम ई और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर। ये आपके पास हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्चुअली बराबर है किसके? वेट ऑफ द बॉडी के। ठीक है ना। यहां पर अगर मैं लिखूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके बराबर है? वेट ऑफ द बॉडी के। और वो किसके बराबर है? एम जी के। ठीक है ना। तो यहां पर दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लें? कंपेयर कर लें। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो आप देखेंगे जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपके पास जो मैथ था वो एम ओ है, तो ये हो जाएगा एम ओ जी, और ये हो जाएगा जी एम ओ एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। जब ग्रेविटी की प्रोडक्शन की बात होती है या ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है तो देखें इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। न्यूटन का ये कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम पढ़कर आए कि दो मैसेज के दरमियान में जो है वो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। ये न्यूटन्स थ्योरी है। और वो ये कहता है कि एक जो इंडिविजुअल एटम है ना, जिसके पास मैस है, वो दूसरे पार्टिकल जिसके पास मैस है उसे अट्रैक्ट कर सकता है। और क्योंकि ये अर्थ पूरे नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी है तो अगर हर एटम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है तो सोचें जब वो सारे एटम्स कंबाइन होके अर्थ सरफेस बना लेंगे तो वो कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कंबाइंड में। ये न्यूटन्स ने थ्योरी दी। जबकि ये थ्योरी आइंस्टाइन ने भी दी ग्रेविटी के लिए। और दोनों की थ्योरीज के अंदर देखें क्या फर्क है। आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि जी जो ग्रेविटी है ना वो मैथ की वजह से नहीं है। ठीक है। जबकि न्यूटन क्या कह रहा है कि जो ग्रेविटी है वो किसकी वजह से है? मैथ्स की वजह से। जितना ह्यूज मैथ होगा उतनी क्या करेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मैथ्स पर उतनी ज्यादा अप्लाई करेगा। जबकि आइंस्टाइन जो है वो कहता है कि भाई मैथ्स की वजह से ग्रेविटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट देता है और वो कॉन्सेप्ट है स्पेस टाइम कर्व का। और वो स्पेस टाइम कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहता है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स एक, समझ लें एक रबर शीट है। और उस रबर शीट पर जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो लेट से मैं कहता हूं कि एक रबर शीट है और उस रबर शीट को आप क्या करें, चारों कॉर्नर से एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दें और दरमियान में आप क्या करें, एक हैवी ऑब्जेक्ट को ला के रख दें। जैसे टेम्पोलिन होता है ना, तो टेम्पोलिन के अंदर क्या होता है, वो जो बच्चे खेल रहे होते हैं टेम्पोलिन जंपिंग वाला, तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर एक कर्व आ जाएगा। और इस कर्व में
जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, ये ऑब्जेक्ट अपने आप इस कर्व के अंदर मूव करके क्या होंगे, आ जाएंगे। और सर ये तो आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है? जी बिल्कुल, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इस स्पेस टाइम कर्व के जरिए दिया। उसने कहा कि जो ग्रेविटी होती है ना, वो एक्चुअली मैसेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि उस मैस की वजह से जो स्पेस में कर्वेचर बन रहा है, उस कर्वेचर की वजह से क्या है, ग्रेविटी है। अब जिस बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा, वो कर्वेचर भी ज्यादा क्रिएट करेगा, और जब कर्वेचर ज्यादा होगा और उस कर्वेचर के अंदर वो बॉडी फॉल भी उतनी तेजी से करेगी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ग्रेविटी के लिए ये थी, जबकि न्यूटन की ग्रेविटी इसके अंदर क्या थी, और ये न्यूटन की जो थ्योरी थी ना, ये क्लासिकल थ्योरी थी, यानी कि पहले ये बात समझी जाती थी, और उसके बाद आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसने कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने कहा जी ग्रेविटी मैथ्स की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से, स्पेस टाइम कर्व की वजह से। और अब यही कॉन्सेप्ट लेके हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसका नाम है वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। अब मैंने कल आपको बताया कि वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी मैथ्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप, मैंने कल बताया कि जब तक कि आप कोई और मैथ्स ना रखें, तो आप उसकी फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर आप उस जगह पर ग्रेविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते जहां पर भी आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास m है, और उसे मैंने क्या किया, एक अर्थ सरफेस पे रख दिया। मैंने कहा उसका रेडियस जो है इतना स्मॉल है कि रेडियस ऑफ अर्थ के सामने निग्लिजिबल है। तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और जहां जहां एक्सेलरेशन होता है वहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। ये फोर्स क्योंकि ग्रेविटेशनल है, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर जो फोर्स लिखी है वो किसके साथ लिखी है, एम जी के साथ। जो मैथ्स है उसे मैंने एम ओ कहा हुआ है, इसी वजह से मैंने मैथ्स की जगह एम ओ पुट कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, तो एक तरफ आपके पास क्या आ गया, एम ओ जी, और दूसरी तरफ क्या आ गया, जी एम ओ एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये एम ओ ये एम ओ से क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल जी एम एम ई ई और आर स्क्वायर। आर ई स्क्वायर। अब आप देख लें कि जो हमने कहा था कि जो ग्रेविटी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो हमें अब ये भी पता चल गया कि जो ग्रेविटी है वो इनडिपेंडेंट क्यों है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। देखिए यहां से एम ओ दोनों साइड से कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जी डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट मास, डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट मास, बल्कि यस ये बिकॉज किस पर डिपेंड करता है। हाँ जी बताएं। बिकॉज जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक फेदर को और एक स्टोन को एक वैक्यूम में जब किया था, तो दोनों एट द सेम टाइम नीचे पहुंचे थे विद द सेम एक्सेलरेशन। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब यही है कि जो ग्रेविटी है वो इनडिपेंडेंट होती है किसके, मैसेस के। कोई बड़ा मैस हो या छोटा मैस हो, सेम एक्सेलरेशन से जमीन की तरफ आएंगे, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मैस ऑफ पर अर्थ के, या फिर हम ये कह सकते हैं सोर्स मैस के, क्योंकि हम हर जगह तो अर्थ का मैस नहीं लेंगे ना, हम डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए भी ले सकते हैं। तो फिर हम जनरली अगर ये बात कहें तो हम ये कहेंगे कि सोर्स मैस, अब वो सोर्स मैस मैसिव है ऑब्वियसली। अब आप जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज कांस्टेंट, और वो वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 एक्सपोनेंट 24 है, और इसी तरह से जो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर है। इसको 6400 किलोमीटर भी कहते हैं। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां से आपके पास जी का आंसर क्या आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपने रेडियस ऑफ अर्थ को 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर लिया हुआ था। और ये जो वैल्यू है, ये हम अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, या बहुत थोड़े जो चेंजेस आते हैं रेडियस के अंदर, अगर हम उसे कंसीडर करें, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू इतनी रहती है। और वजह यही, मैं यही आपको बताई कि क्योंकि रेडियस चेंज अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तब तो आपके पास इसकी जी की वेरिएशन कोई होगी, अदरवाइज इसके अंदर नहीं होगी। जैसा कि आपके बुक में एक टेबल गिवन है, वो टेबल विद एल्टीट्यूड के हिसाब से, अगर हम देखें उस टेबल को, कि आप उसमें देखें कि एवरेज अर्थ रेडियस
तो जो हमारे पास अर्थ रेडियस के लिए, और ये एवरेज का वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि क्योंकि हमारी जो जमीन है वो सेम नहीं है ना हर जगह से, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है। जैसे आप देखें माउंटेनियस ओके। एरियाज है, तो वहां पर जमीन क्या है, उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, कहीं पर आपके पास एल्टीट्यूड क्या है, कम है, तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया लिया, एवरेज अर्थ रेडियस, और उसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर है। तो वहां पर ग्रेविटी हमने कितनी निकाली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन, हाइट है 8.8 किलोमीटर, 88804 आपके पास मीटर इसकी हाइट है। और वहां पर भी पहुंचने के बाद तकरीबन इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.80 होती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.79 आएगी, लेकिन आपकी बुक वालों ने इसको 9.80 लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा इसी वजह से। और उन्होंने यही बात कही है कि ये जो जी है सिर्फ नोटिसेबल होगा किस पर, लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर, स्मॉलर डिस्टेंसेस पे उसे कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसी तरह हाईएस्ट मैन्ड बैलून के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 9.7 है। वजह क्या है, क्योंकि उसकी हाइट है 36.6 किलोमीटर। अब ये हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और आप देखें इतनी हाइट पर भी जाकर वैल्यू में सिर्फ कितना वेरिएशन है, 0.1। 0.1। ठीक है। इसी तरह स्पेस शटल ऑर्बिट के अंदर जब मूव कर रहा है, तो उसकी, वैसे तो स्पेस शटल बहुत सारे होते हैं, हर ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट होते हैं, इन्होंने कोई ऑर्बिट में एक स्पेस शटल 400 किलोमीटर दूर लिया हुआ है, और कहते हैं वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू है 8.7। और उसके बाद जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, उसकी हाइट जो होती है वो 35,700 किलोमीटर, इसको अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर लेते हैं। और वहां पर जाने के बाद ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहां से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपके पास हाइट बढ़ रही है, जी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करते हैं एक एल्टीट्यूड पर। ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब ये ज़मीन से एक हाइट। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मैंने ज़मीन पे रखा हुआ था, उस ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट पे ले गया हूँ, वो ऑब्जेक्ट है एम ओ, इसकी हाइट ज़मीन के साथ एच है। रेडियस ऑफ अर्थ सेंटर से लेकर सरफेस तक आर ई है। तो अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच। एच। ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी हाइट क्या है। अब वो हाइट अगर तो एक नोटिसेबल अमाउंट होगी, तो फिर तो मेरी जी के अंदर कोई चेंज आएगा। लेकिन अगर ये एच स्मॉल होगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मास 64 6 एक्सपोनेंट 24 kg है, तो उसके अंदर हम तमाम 7 बिलियन लोगों का मास भी ऐड कर दिया जाए तो अर्थ के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इसलिए छोटी मोटी वैल्यूओं से डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से जी भी चेंज नहीं होगा। तो अब अगर हमें ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे रेट और जी की वैल्यू कम होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन यू यूज करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमने कैलकुलेट की, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ के लिए हमने कैलकुलेट किया था, और इससे हमारा आंसर आ गया था, ये है जी ई, और इससे आंसर हमारा आ गया था 9.8 सरफेस पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो अब आपके पास आर है वो बराबर है आर ई प्लस एच के। तो यहां पर मैं उस हाइट पर जी को कैलकुलेट करूं तो मैंने लिख दिया जी एच, ये आ गया जी एम ई, और यहां पर मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है। ये जो आर है वो आर ई प्लस एच के बराबर है, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस उसके अंदर लिख दिया, और वो डिस्टेंस है आर ई प्लस एच। अच्छा, अब यहां पर ये है कि अगर मैं इस आर ई स्क्वायर को, ये जो यहाँ गिवन है आर ई स्क्वायर, इस आर ई स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जी ई के साथ, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, आर ई स्क्वायर जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई। और इस जी एम ई की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं अपने फार्मूले में। ठीक है ना, क्योंकि ये जी एम ई तो दोनों के लिए सेम है ना, जी और एम ई क्या है, दोनों कांस्टेंट है ना। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू जी ई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है ना। सर अब हमारा यहाँ, मकसद जी जी, इसको वैल्यू ऑफ जी को हाइट पे करना
जी, हमारा मकसद ये है कि इसमें एल्टीट्यूड के हिसाब से जी में वेरिएशन क्यों आता है, हमने ये चीज ड्राइव करनी है। अब अगर आप ओके सर। देखें कि इस इक्वेशन में आपके पास एक फैक्टर इंक्लूड हो गया, और वो फैक्टर क्या है, एच है। इस एच के यहां पर ऐड करने से अगर तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, तो इक्वेशन या मैथमेटिक्स आपको क्या बता रही है कि अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक कम है हो ना, जाए। क्योंकि ये ऊपर वाले तो कांस्टेंट है ना, जी ई और आर ई, तो आपके पास वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, वो सिर्फ है एच। तो जैसे जैसे मैं एच बढ़ाऊंगा, एच के बढ़ाने से मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने वही कहा कि हाइट अगर स्मॉल है तो फिर वैल्यू ऑफ जी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हाइट है वो है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर में अगर मैं 400 या 300 मीटर जो है, या 4000 मीटर ले लें फॉर एग्जांपल, या 400 मीटर ले लें, तो मैं 6400 किलोमीटर में अगर 400 मीटर को ऐड कर लूं, या मैं 8.8 किलोमीटर को ऐड कर लूं, तो इस 8.8 किलोमीटर को ऐड करने से हमारे 6400 किलोमीटर के आंसर पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए स्मॉल वैल्यूज की चेंजिंग से जी के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। ये चेंज तब आएगा जब डिस्टेंस आपके पास क्या हो, लॉन्ग। और वो डिस्टेंस कितना लॉन्ग हो, तो फिर इसके लिए इक्वेशन हम यूज करते हैं कि आपके पास जो हाइट है वो या तो ग्रेटर हो किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो। बराबर। ठीक है ना। इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद जी की वैल्यू के अंदर क्या होता है, वेरिएशन नोटिसेबल होता है। ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको टेबल में बता दिया कि डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट वैल्यूज किस तरह से वेरी वेरी कर रही हैं। तो हाइट बढ़ने से जी कैसे रिप्लेस होगा, ये आपके पास इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है। और इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी एच इज इक्वल्स टू जी ई, एक तरफ कर दें, और ये पूरा जो फैक्टर है आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फैक्टर अलग कर दें। अब इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू से, किससे, जी ई से, तो फिर आपको पता चल जाता है कि उस हाइट के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वो 9.8 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है तो 9.8 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। कम हो। सर फिर हम जी जी। इसको कांस्टेंट तो नहीं कह सकते ना? एज अ वी कांट मेक इट बिहेव एज अ कांस्टेंट। इस जी की वैल्यू को, जी, जो ये फैक्टर है जी, जैसे कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, एक हाँ यूनिवर्सल, बिल्कुल। तो हम इसको तो कांस्टेंट फिर नहीं कह सकते जब नहीं इसकी नहीं, वैल्यू बिल्कुल बदलती है। बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेंट नहीं कहलाता। देखें, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ किसकी वजह से है, तो ये स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है ना। हम मुझे बताएं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाती है किस किस वजह से, मैसेस की वजह से और डिस्टेंस की वजह और से। डिस्टेंस की वजह से। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाती है तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। होगा। तो फिर अगर जाहिर सी बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो यही बताती है कि जिस पॉइंट पर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ये बताऊं कि हम कहां पर पहुंच गए हैं हाईएस्ट, या फिर हम स्पेस शटल पे ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू 8.7। अब ये 8.7 जी क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि अगर आप इस हाइट पर जाकर किसी बॉडी को फॉल कराते हैं तो वो बॉडी जमीन की तरफ कितनी स्पीड से आएगी, हर सेकंड उसकी स्पीड 8.7 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। और वो फॉल करेगी किस तरफ, अर्थ की तरफ, चाहे बॉडी बड़ी हो या छोटी हो। सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो कितना होगा, 8.7, किस हाइट पर, 400 पर। अब बात समझ आई। इसी ओके, तरह, ये हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। हाँ, ये हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, यानी उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप चाहे हैवी मैस ले लें या स्मॉल मैस ले लें, ये वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट होगी। और ये कांस्टेंट ये शो करेगी कि बॉडीज जमीन की तरफ जब आएंगी तो उनकी स्पीड इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगी। ठीक है। ओके सर। ये बात है इसके अंदर। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी हुई है, एग्जाम्पल 15.2। और इसको जरा सिर्फ देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि एक लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम पे जिसे हम क्या कहते हैं, जुपिटर।
इट हैज अ मास ऑफ 1.8 एक्सपोनेंट 27 केजी और रेडियस इसका है 7.15 एक्सपोनेंट 7 मीटर। कहता है डिटरमाइन फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट अ सरफेस ऑफ जुपिटर। आपने क्या करना है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना, जी की वैल्यू की बात कर रहा है। तो यानी कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटी ऑन जुपिटर, ये आपने कैलकुलेट करना है। कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ 60 केजी। अगर एक बॉडी है 60 केजी की, तो उसका वेट कितना होगा उस जगह पर। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, एम, एम जी। और इस जी को हम क्या लिखेंगे, जी जे, ठीक है ना, ग्रेविटी जुपिटर। ऑन जुपिटर। अब ग्रेविटी का फार्मूला हमने यहाँ पर पढ़ लिया ना, अब ये फार्मूला हम किसके लिए लगा देंगे, जुपिटर के लिए। तो ये हो जाएगा एम जे डिवाइडेड बाय आर जे स्क्वायर। एज सच कुछ भी नहीं है, वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेशन है, और यहाँ से आपके पास ग्रेविटी आ जाएगी, और उसकी वैल्यू है 24.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आपने वेट कैलकुलेट करना है, और वो आपके पास क्या है, mgj। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आपका वेट आ जाएगा 1486.2 न्यूटन। ठीक है ना। तो ऐसा जिस क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम था नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लें।